हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। और आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एडवांस नेटवर्क थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। सो अगर आप एक एमटेक स्टूडेंट है तो ये जरूर आपने अपने सिलेबस में सुना होगा या देखा जरूर होगा। एंड अगर आप बीटेक्स हैं तो भी ये चीज आप लोगों को हेल्प करेगी इन फ्यूचर एंड साइबर सिक्योरिटी में ग्रो करने के लिए। सो गाइस, जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स अपडेट होते जा रहे हैं, वो नए नए एडवांस होते जा रहे हैं, नए नए उनमें चीजें फीचर्स ऐड होती जा रही है। वहीं उसी के साथ साथ वो काफी सोफिस्टिकेटेड भी होता जा रहा है। यानी ऐसे ही जैसे जैसे वो एडवांस्ड हो रहा है, उसके अंदर थ्रेट्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। यानी उन्हें अटैकर्स के द्वारा ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो जब ज्यादा टारगेट इन्हें किया जा रहा है तो हमें उनकी ओवरऑल सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। अगर हम ओवरऑल सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम पे इम्पैक्ट हो सकता है। अब एक नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए क्या क्या चीजें रहती है, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, चलिए सबसे पहले हम उन्हें जानते हैं। बात करते हैं एडवांस नेटवर्क थ्रेट्स के बारे में। सबसे पहला एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। अब ये वो थ्रेट्स होते हैं जो काफी लॉन्ग टर्म के लिए आपके सिस्टम में रहते हैं, काफी लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अटैकर ने आपके सिस्टम पर अटैक किया, एक्सेस लिया, एंड उस एक्सेस को वो वहां पर परसिस्टेंट रख रहा है, यानी उसे एक्सेस को गिव अप नहीं कर रहा या सिक्योरिटी मैकेनिज्म को चेंज करके अपना एक्सेस बनाए रख रहा है। एक लॉन्ग टर्म एक्सेस जब वो बना लेता है तो उसके लिए इजी हो पाता है बाकी के अदर अपने मोटिव्स को फुलफिल करना, हार्म पहुंचाना, क्योंकि उसका नेटवर्क पे पहले से ही एक्सेस है। सो ये एक काफी बड़ा इश्यू रहता है कि अगर आप पे इम्पैक्ट हो, आप उसे प्रॉपरली वहां से मिटिगेट कर सके। सोचिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस पर इम्पैक्ट हुआ, आपने वहां पे उसे रिजॉल्व कर लिया, बट वहीं पर उसका कुछ एक हिस्सा रह गया। आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं वेनम जैसे, कि यहाँ से वेनम आपने रिमूव तो कर दिया बट उसका एक छोटा सा हिस्सा सिम्बियोट रह चुका है जिसको वो आगे फिर किसी और के साथ बाइंड होके इम्पैक्ट कर सकता है। वैसा ही यहाँ कुछ है, परसिस्टेंट थ्रेट वैसा ही एक्ट करता है जैसे यहाँ पर वेनम एक्ट कर रहा था मार्वल्स वाला। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, आपने मिटिगेट किया बट अटैकर ने परसिस्टेंट थ्रेट्स बना लिए थे ताकि आगे अगर वो चाहे कनेक्ट बैक करना या अपना परसिस्टेंट रखना तो वो रख सकता है। ये नेटवर्क पे काफी बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट आता है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। अब जीरो डे एक्सप्लॉइट्स काफी ज्यादा रिस्की रहते हैं। कैसे? ये वो एक्सप्लॉइट्स होते हैं जो जीरो डे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो व्हाट्स जीरो डे वल्नरेबिलिटी? देखिए, जीरो डे वल्नरेबिलिटी वो वल्नरेबिलिटीज होती है जो एक प्रोडक्ट में आती है उसके लॉन्च टाइम पे एंड उसका कोई पैच अवेलेबल नहीं होता। मान लेते हैं आज की डेट में मैंने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसमें एक बग था एंड उसका कोई सोल्यूशन अभी एट मोमेंट मेरे पास नहीं है। अटैकर्स अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं, तो वो एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी होगी एंड वो एक्सप्लॉइट करेंगे जीरो डे एक्सप्लॉइट के थ्रू। अब कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जब अपडेट्स लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक नया अपडेट लाए किसी एक सॉफ्टवेयर का, अब नए सॉफ्टवेयर के अपडेट में एक बग है जिसका उन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन अटैकर्स उन्हें यूज कर रहे हैं। उन्हें अगर बग पता चल भी जा रहा है तो उसका पैच एट मोमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो या तो डिप्रिशिएट करेंगे वर्जन को या सिस्टम को डाउन करेंगे, कुछ भी कई सारी चीजें करी जाती है। सो अगर ये हो रहा है तो वो हो पा रहा है जीरो डे वल्नरेबिलिटी की वजह से। सो इन सिंपल वर्ड्स, जीरो डे वल्नरेबिलिटी एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो प्रोडक्ट के अपडेशन या नए लॉन्च पे आती है, यानी किसी नए सॉफ्टवेयर के अपडेट पे या नए सॉफ्टवेयर के लॉन्च पे, जिसमें डेवलपर्स को उसके बग का या वल्नरेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं होता एंड उनके पास उसका पैच भी अवेलेबल नहीं होता, यानी उसकी सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं होती है। वो कहलाते हैं जीरो डे बग्स या फिर जीरो डे वल्नरेबिलिटी एंड उन्हें ही एक्सप्लॉइट करके जीरो डे एक्सप्लॉइट्स बनाए जाते हैं। एंड सोच के देखिए एक नेटवर्क को कितना हार्म पहुंच सकता है अगर जीरो डे एक्सप्लॉइट्स उस पर इंप्लीमेंट होते हैं तो, राइट। इसीलिए हमें इनसे भी खुद को सेफ रखना है। अब कैसे रखना है उन्हें भी डिस्कस करेंगे, बट हमें पहले किन्हें टारगेट बनाना है वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो आपने जरूर ये देखा होगा कि कई बार एक वेबसाइट पे मल्टीपल ट्रैफिक्स आते हैं और वो वेबसाइट डाउन हो जाती है। आप कहते हैं कि वेबसाइट हैंग हो रही है या वेबसाइट डाउन है, सर्वर डाउन है, हम ऐसा अक्सर बोलते हैं। तो सर्वर डाउन कब हो जा रहा है? ज्यादातर केसेस में वो तब होता है जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक उस पर आता है। अब नॉर्मल ट्रैफिक है नॉर्मल पीपल का तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अकेला अटैकर मल्टीपल सिस्टम्स को अटैक करके ऐसे अटैकिंग करवा रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्योंकि सोच के देखिए, अगर आपके पास एक सर्वर है जो एक सेकंड में 1K लोगों को हैंडल कर सकता है, 1K लोगों की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, ये अपन मान लेते हैं। अब एक अटैकर ने क्या किया, 3 सिस्टम्स हैक कर लिए लेट्स सपोज, एंड तीनों सिस्टम को बोला कि तुम्हें बहुत सारी रिक्वेस्ट इस पे भेजनी है। अब ये 10K,
ये 10 के रिक्वेस्ट और ये 10 के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सोचिए क्या ये हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड जब ये हैंडल नहीं कर पाएगा, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्रैश हो जाएगा, सर्वर डाउन हो सकता है। एंड अगर ये अटैक और ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे किया जाए तो डेटा लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें इससे हमारे सिस्टम को बहुत अच्छे से बचाना होता है। चलिए अब बात करते हैं मैन इन द मिडल अटैक की। पहले मैं ये चीजें रिमूव कर देता हूँ ताकि हम इजीली इन चीजों को अच्छे से समझ सकें। एक बार इन्हें इरेज करते हैं ताकि हम आइडिया लगा सके कि अब आगे मैन इन द मिडल अटैक कैसे होगा। चलिए बात करते हैं मैन इन द मिडल अटैक की। मैन इन द मिडल जैसा नाम से समझ में आ रहा है, एक मैन मिडल में है। अब कहाँ मिडल में? देखिए मान लेते हैं ये एक नॉर्मल यूजर है, ये आपका सर्वर है या आपकी वेबसाइट है, हम कुछ भी ऐसा समझ लेते हैं। अब ये यूजर रिक्वेस्ट करता है, उसको उसका डेटा सर्वर भेज देता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज ऐसा ही चलता है। अब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है यूजर का। सोच के देखिए अगर यहाँ पर कोई अटैकर इस डेटा को इन मिडल इंटरसेप्ट कर ले तो डेटा उसे मिल जाएगा, जो कि नहीं मिलना चाहिए। वही कहलाता है मैन इन द मिडल अटैक। अब ये एक लोकल एरिया नेटवर्क में करना और ज्यादा आसान हो जाता है, तो आपको नेटवर्क के अंदर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा इस वल्नरेबिलिटी का, ताकि आप अपनी सिक्योरिटी को इंप्रूव रख सके। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर। अब रैंसम यानी एक अमाउंट किसी भी चीज के रिगार्डिंग, वेयर यानी एक सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी चीज के रिगार्डिंग आपसे अमाउंट मांग रहा है। किस चीज के लिए मांगेगा? आपका डेटा। अब ये करता क्या है ये समझते हैं। यहाँ पर रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। ये समझ लीजिए आपके डेटा को उन्होंने काइंड ऑफ एक लॉक कर दिया है। अब जब आपका डेटा लॉक हो चुका है, इनक्रिप्टेड है, तो उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा एंड तभी आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन एक पॉइंट है, इनक्रिप्शन को तोड़ना या रिवर्स करना, डिक्रिप्ट करने के लिए एक की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि जिसने इनक्रिप्शन परफॉर्म किया है उसी के पास होती है। तो यानी अटैकर ने जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसी के पास डिक्रिप्शन की अवेलेबल है। अब वो आपको कब देगा? जब आप उसे सम अमाउंट पे करेंगे, जो भी वो मांग रहा है। ये अटैक्स आपके डेटा को भी रिस्क पे लाते हैं, आपके नेटवर्क को भी, एंड फाइनेंशियल लॉस तो काफी ज्यादा होता है। एंड इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि ये एक बार इन्फेक्ट कर देता है हमारे सिस्टम को, तो हमारे लिए डेटा रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए इससे सेफ रहने के लिए आपको डेटा कंटिन्यूस बैकअप रखना बहुत जरूरी है। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स पे। क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम फॉलो अप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बी सेफ फ्रॉम दीज अटैक्स? हमें क्या करना है? सबसे पहला IDS, एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एक काइंड ऑफ ऐसा आप सिस्टम समझ सकते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को स्कैन करता है, रिव्यू करता है एंड आपको अलर्ट करता है। अब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन क्या होता है? जब कोई इंट्रूड कर रहा हो, यानी कोई जबरदस्ती सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। सेकंड, डिटेक्शन, डिटेक्ट करता है। एंड सिस्टम तो ऑब्वियसली एक सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो इंट्रूजन को डिटेक्ट करे, वो कहलाता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब यहाँ पर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा पीस ऑफ कोड आप समझ सकते हैं जो आपके नेटवर्क पे आते हुए हर डेटा पैकेट को एग्जामिन करता है एंड अगर उसमें कुछ भी मलिशियस हुआ तो वो आपको सीधा रिपोर्ट करेगा एंड एक्शन भी परफॉर्म करेगा, यानी ब्लॉक करना, पैकेट्स को रोक देना, पैकेट्स को फिल्टर आउट करना, यूजर को बैन करना, जो भी आपने फंक्शन सेट कर रखे होंगे ये उन्हें फॉलो अप करेगा ताकि आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी बनी रहे, जो कि बहुत अच्छा है। एक IDS एंड एक IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये दोनों चीजें आपके सिस्टम पे जरूर होनी चाहिए, जिससे आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एनहेंस होती है। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से रिगार्डिंग अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे कोई इंटरव्यूअर, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट अ ग्रेट नेटवर्क सिक्योरिटी, सो हमें यही बोलना है, IDS, IPS एंड फायरवॉल, ये तीन चीजें आपकी नेटवर्क की सिक्योरिटी को बहुत एनहेंस करती है। ये तीन चीजें हमें अप्लाई जरूर करनी चाहिए। तो अब जब बात फायरवॉल पे आ ही गई है तो डिस्कस करते हैं फायरवॉल होता क्या है। देखिए फायरवॉल एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है जो एक वॉल की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये फायरवॉल है क्या? वॉल किसके थ्रू, किस लिए? ये वॉल फिल्टर करती है डेटा को, जो डेटा सिस्टम के अंदर आ रहा है और जो डेटा सिस्टम से बाहर जा रहा है, दोनों डेटा को। यानी अगर हम सिस्टम से कुछ डेटा बाहर भेज रहे हैं और वो कुछ मलिशियस है या ऐसा है जो नहीं जाना चाहिए, तो वो उसे ब्लॉक करेगा। बाहर से कोई डेटा अंदर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, कुछ मलिशियस है, तो वो उसे रोक देगा। सो इस तरीके से ये फायरवॉल काम करता है।
अब बारी आती है एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन एक इंडिविजुअल लेवल पे दिया गया प्रोटेक्शन होता है। जैसे अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा हूँ एंड मेरे सिस्टम पे एंड सभी के सिस्टम पे एक एंटीवायरस अवेलेबल है, एक फायरवॉल सेटिंग अवेलेबल है, तो वो एंड पॉइंट सिक्योरिटी कहलाएगी या एंड पॉइंट प्रोटेक्शन कहलाएगा। यानी एंड टू एंड यूजर्स पे इम्प्लीमेंटेड सिक्योरिटी या एंड सिस्टम पे जो कि एंड पॉइंट्स पे अवेलेबल है सिस्टम्स, उन पे सिक्योरिटी अप्लाई करना एंड पॉइंट प्रोटेक्शन का काम होता है। आप डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, यानी इनक्रिप्शन भी आप फॉलो अप कर सकते हैं ताकि आपका डेटा इनक्रिप्टेड होने की वजह से सिक्योर हो जाएगा। यानी अगर किसी को डेटा मिल भी जाए वो उसे रीड नहीं कर पाएगा, उसे डिक्रिप्शन के लिए की चाहिए होगी जो कि हमारे पास है, जिससे हमारे डेटा की एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है, राइट। तो ये फायदा है हमारे इनक्रिप्शन का। नेक्स्ट हमारी बारी आती है SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सेम टूल जैसे बोला जाता है। अब ये करते क्या है? ये सिंपल टूल्स हैं जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, रियल टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी रियल टाइम में जो भी डेटा है उसको मॉनिटर करते हैं। एक नेटवर्क में जितना डेटा आ रहा है जा रहा है, सभी को ये टूल मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने के साथ साथ यहाँ पर अगर कुछ भी मलिशियस होता है उस पर क्या एक्शन लेना है ये ध्यान रखेगा, कैसे चीजों को फिल्टर आउट करना है, कैसे रिस्क ध्यान रखना है, कैसे अलर्ट देना है कि अगर कुछ मलिशियस होता है तो, ये सारी चीजें SIEM टूल्स ध्यान रखते हैं। अब ऐसे ही कई सारे टूल मार्केट में यूज करे जाते हैं, कई तो इन हाउस भी होते हैं, यानी कई कंपनीज खुद के सॉफ्टवेयर ऐसे बनाती है ताकि उनके अकॉर्डिंग ये काम आसान हो सके। अब सारे टूल्स काइंड ऑफ एक डैशबोर्ड होते हैं चीजों का, जहां पर आप सारी चीजों को रिकॉर्ड देख सकते हो, बट इनको रिव्यू करना, देखना आपको सीखना होता है, समय के साथ आप सीखेंगे एंड यहां से आप अच्छी सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब यहां हमने सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात करी, अब बात करते हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज, हम क्या क्या फॉलो अप करेंगे। देखिए, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज वो स्ट्रेटेजीज है जो आपको इम्प्लाई करनी चाहिए या अप्लाई करनी चाहिए ड्यूरिंग इन ऑर्डर टू कीप योर नेटवर्क सिक्योर। सो कौन कौन सी है वो चीजें? पहला, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिटरली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेगुलरली अपनी सिक्योरिटी को चेक नहीं करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें बग्स आएंगे, वल्नरेबिलिटीज आएगी एंड उससे रिस्क हो सकता है आपकी सिक्योरिटी पर। सो ऑडिटिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्टली आता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। आपके एम्प्लॉयज भी वेल ट्रेंड होने चाहिए ताकि उन्हें ये पता रहे कौन सी चीज क्या कोई थ्रेट है या जेन्युइन है। यानी अगर उन पे कोई अटैक होता है तो वो खुद डिटरमाइन कर सकें कि ये एक मलिशियस अटैक है एंड उसे उसकी बेसिक सेफ्टी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फिशिंग लिंक आता है तो उनको पता होना चाहिए कि ये फिशिंग लिंक है, फेक है, इस पे क्लिक नहीं करना है। तो बेसिक सिक्योरिटी उन्हें पता है, उन्होंने खुद को सेव कर लिया। अगर उन्हें ये नॉलेज नहीं होती तो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता था और बहुत एडवर्स इफेक्ट आ सकता था। कई सारे आपने न्यूज देखे होंगे जहां पर किसी एम्प्लॉय ने बिना जाने लिंक पे क्लिक किया, मालवेयर उनके सिस्टम पे आया, उसे अफेक्ट किया, सारे सिस्टम्स को इन्फेक्ट किया, सारा डेटा लिया एंड उससे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ, उसकी गुडविल पे, फाइनेंशियल लॉस एंड मेनी मोर। सो आपके एम्प्लॉयड वेल ट्रेन्ड होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नेक्स्टली आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। आपके पास पहले से ही इंसिडेंट रिस्पॉन्स का एक प्लान रेडी होना जरूरी है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? जब कुछ अटैक या थ्रेट आ जाता है उसके बाद क्या करना है। हम बचने के लिए बहुत सी चीजें कर रहे हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं ताकि सिक्योरिटी को देख सकें, अलग अलग फीचर्स अप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कुछ हो जाता है तब आप क्या करेंगे, तब आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आपको इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग प्लान में बनाना होगा कि आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे ताकि आप अपनी सिक्योरिटी को वापस ऑन पॉइंट ला सके। सो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है पैच मैनेजमेंट। अब जो जो पैचेस आप अप्लाई करते हैं, जब भी कुछ अपडेट करते हैं, तो उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना हद से ज्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर पैच मैनेजमेंट नहीं है तो कई बार कैशे पॉइजनिंग होना, सिस्टम पे पॉइजनिंग होना, ये सारी चीजों से सिस्टम पे हार्म पहुंच सकता है। सो आपके पैचेस प्रॉपर्ली मैनेज्ड होनी चाहिए, कब लाइव हो रहे हैं, कौन सा पैच लाइव हो रहा है, पुराना वाला कहाँ है, कैसे स्टोर्ड है, किस नाम से स्टोर्ड है, कैसे उन्हें आप अरेंज करेंगे, कैसे उन्हें सिक्योर करेंगे, वो सारी चीजें आपको पहले ही देके रखनी होगी, तभी जाके आपका काम इजीली हो पाएगा। नेक्स्ट आता है नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन में आप अलग अलग नेटवर्क्स को डिवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक रूटर है एंड उससे एक टीम कनेक्टेड है, दूसरी टीम भी उससे कनेक्ट हो सकती है, लेकिन कई लोग स्विचेस क्रिएट करते हैं, ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं या सेपरेट राउटर्स भी ऐड कर लेते हैं ताकि दोनों का नेटवर्क अलग अलग रहे, जिससे अगर एक नेटवर्क के कुछ एम्प्लॉयज या कुछ सिस्टम्स पे इम्पैक्ट होता है तो बाकी एम्प्लॉयज या बाकी नेटवर्क्स के सिस्टम सेफ रहें। तो आप नेटवर्क को सेगमेंट कर सकते हैं ताकि आप रिस्क को डिवाइड कर सकें। रिस्क होगा,
अटैक होता है, कुछ कंप्रोमाइज होता है तो एक स्मॉल अमाउंट होगा, ना कि पूरा का पूरा नेटवर्क। सो ये चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी एंड यही सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कई सारे इंटरव्यूज में एंड साथ ही साथ आपके वाइवास में, एंड यही सारी चीजें आपको अच्छे से सीखनी होगी ताकि ये अप्लाई कर सके। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी फील्ड को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ एंड आप कई सारे टेस्ट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ताकि आपकी स्किल इंप्रूव हो। कई सारे चीट शीट्स, नोट्स एंड टूल्स एंड वेरियस अदर स्टेप्स आपको मिलेंगे, ओवरऑल फोकसिंग ऑन कि आपको कैसे अपस्किल करा जा सके ताकि आपका करियर बूस्ट हो सके। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, सारे पॉइंटर्स क्लियर हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, informative and knowledgeable cybersecurity related content के साथ। Till then, this is Ankur Joshi signing off.